सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और प्यारे बच्चों, एक जानकारी आपको देनी है कि दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस बूस्टर सीरीज आपकी जीएस को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है, यानी कि मैंने कुछ समय पहले रिकॉर्ड की थी क्योंकि आज मुझे बेटा किसी काम से बाहर जाना था। तो सभी बच्चे इस क्लास को उतना ही उपयोगी समझें जितना कि आप रोज समझते हैं। तो आज मैं आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2023 के लिए इकोनॉमिक्स में आपको हरित क्रांति पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल हमने मौद्रिक नीति को पढ़ा था। हरित क्रांति आपका एक स्पेशल टॉपिक बिल्कुल पूरा पूरा बताया गया है, तो आज हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के विषय में। तो आप सभी बच्चे जुड़े। हरित क्रांति, हरित क्रांति को प्यारे बच्चों हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ग्रीन का मतलब हरी, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बेटा आप हरित क्रांति से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल में इसे देखेंगे अच्छे से। देखो, हरित क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति का मतलब है बदलाव या फिर परिवर्तन। ठीक है ना भाई? बदलाव या परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तन। तो भैया बदलाव किस चीज में करना है, परिवर्तन किस चीज में करना है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई बदलाव कर रहे हो, कोई परिवर्तन कर रहे हो जिससे कि कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़े, कृषि की उत्पादकता बढ़े, जिससे कि अनाज का उत्पादन बढ़े। तो भारत में या दुनिया में जो हरित क्रांति आई, इसका मतलब था अनाज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अनाज के उत्पादन को बढ़ाना। तो बेसिकली हरित क्रांति का संबंध क्या है? खाद्य अनाज या खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाना। खाद्यान्न के, खाद्यान्न मतलब बेटा अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अनाज, अनाज के उत्पादन को, अनाज के उत्पादन को, फूड ग्रेन्स, अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह स्टार्ट की गई थी। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना था, अनाज का उत्पादन बढ़ाना था। इसके लिए हमने हरित क्रांति को स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति का जन्म कहां से होता है, देखो भैया जन्म की भी बात कर लेनी है थोड़ी सी, कि अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ेगा। आप जानते हो जब भारत आजाद हुआ या आजादी से पहले की भी बात करें तो भारत में अनाज का संकट बहुत ज्यादा था, यानी कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं था। भारत को दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। अनाज मिलता भी था तो सड़ा भुसा अनाज मिलता था, खराब अनाज अमेरिका ने कई बार भारत के लिए दिया है। और फिर बेटा भारत का बहुत सारा पैसा अनाज को मंगाने में खर्च हो जाता था, विदेशी मुद्रा। तो इसीलिए बाद में ऐसी ऐसी कई बार कहानी आई है कि भैया अकाल पड़ा और महामारी फैली, जिससे कि लोग, बहुत सारी बड़ी जनसंख्या में मारे गए। तो भारत को भी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनना था। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पे डिपेंड करे, किसी देश से ना मंगाना पड़े। इसीलिए भारत ने हरित क्रांति को अपनाया। अब देखो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति मतलब बदलाव, अभी इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं हरित क्रांति की परिभाषा क्या कह सकते हो आप? हरित क्रांति से आशय, हरित क्रांति से आशय, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, हरित क्रांति क्या मामला है? हरित क्रांति से आशय, आशय का मतलब अर्थ, हरित क्रांति से आशय उन्नत किस्म के बीजों, उन्नत मतलब बेटा अच्छी क्वालिटी के बीज, उन्नत किस्म के बीजों, उन्नत किस्म के, अच्छी वैरायटी के बीजों, उन्नत किस्म के बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों, तथा रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जानते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों तथा, तथा रासायनिक उर्वरकों के साथ बच्चों आधुनिक तकनीक, यानी कि जो नई तकनीक है हमारी, आधुनिक तकनीक, नई तकनीक, आधुनिक तकनीक से
फसल उत्पादन को बढ़ाना है, से फसल उत्पादन को बढ़ाना है। तो बेटा हरित क्रांति क्या है? बेसिकली फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि हमें अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए हमें अपनी कृषि के पैटर्न में बदलाव करना है, अच्छे बीज यूज करने हैं, आधुनिक तकनीक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी है। पहले किसान हल से खेत जोतता था, आज ट्रैक्टर है, तो यह आधुनिक तकनीक ही है। स्प्रे करता है आज तो कई सारे पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक डालता है, कई सारे रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन हो, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई। अभी उन चीजों पे भी डिस्कशन करेंगे। अब देखो, अगर मैं यहां बात करूं प्यारे बच्चों, हरित क्रांति प्रारंभ कहां से हुई? ठीक है ना भाई, हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो हरित क्रांति जो बेटा प्रारंभ हुई थी, हरित क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? प्रारंभ कहां से स्टार्ट हुई बेटा? मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी। कहां से? मैक्सिको से। पेपर में पूछा जाता है हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मैक्सिको से। देखो, अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना भाई, कहां के थे? अमेरिका के, यूएसए के। पेपर में पूछा जाता है कहां के थे? अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। कृषि वैज्ञानिक, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक जिनका नाम था प्यारे बच्चों प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना भाई। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहे थे? ये अपने शोध कर रहे थे बेटा। शोध जानते हैं ना, एक्सपेरिमेंट। तो ये अपने शोध कार्य कर रहे थे, शोध कार्य। अब शोध कार्य कहां कर रहे थे? मतलब ये नए नए बीजों पर शोध करना, उनके अंदर जेनेटिक चेंज करना, जिससे कि बीज ज्यादा उत्पादन दे सकें। ठीक है ना, जिन्हें हाइब्रिड बीज कहा जाता है, उनके जीन में परिवर्तन करना। तो एक कृषि वैज्ञानिक थे, ये शोध कार्य कर रहे थे बच्चों मैक्सिको में। अमेरिका के रहने वाले हैं, शोध कार्य कहां कर रहे हैं? मैक्सिको में शोध कार्य कर रहे हैं। मैक्सिको में इनके शोध कार्य चल रहे थे, रिसर्च चल रही थी, बीजों के ऊपर अपने प्रयोग कर रहे थे। और प्यारे बच्चों, यहां क्या हुआ? इन्होंने एक गेहूं का बोने किस्म का एक नया बीज खोजा। अपने प्रयोग के दौरान जेनेटिक चेंज करके गेहूं के बीज के अंदर एक हाइब्रिड बीज बनाया। ठीक है ना भाई। तो इन्होंने क्या किया था प्यारे बच्चे? गेहूं का बोने बोने का मतलब नाटा था, लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा देता था। बोने गेहूं की किस्म का मतलब वैरायटी, किस्म को विकसित किया, डेवलप किया, विकसित किया। तो इन्होंने बेटा क्या किया था? एक बोनी किस्म का नई वैरायटी का गेहूं के अंदर जेनेटिक चेंज किया। अब ये जो बोनी किस्म का गेहूं का बीज था, ये उत्पादन बहुत ज्यादा देता था, साथ के साथ इसमें रोग कम लगता था। ठीक है ना, प्रोडक्शन ज्यादा और रोग कम। ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक थी। इसे बच्चों, इसी गेहूं के बीज को नाम दिया गया, यानी कि इसे हम HYV के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना भाई, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम HYV सीड्स कहा जाता है। HYV सीड्स, यानी कि HYV का मतलब है, H का मतलब होता है हाई, हाई का मतलब उच्च। अब बच्चों ये होता है आपका यील्डिंग। क्या होता है बच्चों? यील्डिंग, यानी कि बच्चों ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज कहे जाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है ना भाई, क्या बोलते हैं? वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज, यानी कि इन्हें कहा जाता है बच्चे उच्च उत्पादकता की किस्में, यानी कि जो ज्यादा उत्पादन देती हैं, ऐसे बीजों को कहा जाता है HYV सीड्स। उच्च उत्पादकता की किस्में, किस्में की मतलब वैरायटी। तो ऐसे बीज डिस्कवर किए गए, ऐसे बीज बनाए गए जेनेटिक चेंज करके, जो ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं, ज्यादा उत्पादन देते हैं। हाई ब्रीडिंग या इन्हें हाइब्रिड बीज भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इन्हें क्या कह सकते हो आप? इन्हें हाइब्रिड बीज भी कहते हैं। इन्हें हाइब्रिड
इन्हें हाइब्रिड बीज भी कहते हैं, हाइब्रिड बीज कहते हैं। ये हाइब्रिड बीज हैं बेटा। तो ये पेपर में पूछा जाता है HYV की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, इतना आपने समझा होगा। अब देखो भाई बात क्या समझनी है, इनका प्रयोग मैक्सिको में हुआ, मैक्सिको में खूब सारा प्रोडक्शन बढ़ा मैक्सिको के अंदर, और देशों ने भी इन बीजों को बोया। भारत की भी, भारत के कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम है MS स्वामीनाथन, उन्होंने भी, उनकी भी नजर इन पे थी भैया, सभी देशों की, कि भैया कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो यही चीज निकल के आती है। बाकी एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था। तो एक पॉइंट यहां पर नोट करना है कि हरित क्रांति शब्द, हरित क्रांति बेटा शब्द किसके द्वारा दिया गया। हरित क्रांति शब्द अमेरिका के ही एक दूसरे कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गॉड। ठीक है ना, तो हरित क्रांति शब्द अमेरिका के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक किसको बच्चों, विलियम गॉड द्वारा दिया गया। क्या नाम है इनका, विलियम गॉड, पेपर में पूछा गया है, विलियम गॉड द्वारा दिया गया। तो विलियम गॉड द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखना है बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे, हरित क्रांति शब्द अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गॉड ने दिया था, जबकि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नाटी किस्म का गेहूं का एक नई वैरायटी का बीज खोजा था। ठीक है ना भाई, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक या पिता किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक बेटा किसे बोला जाता है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इन्हें बच्चों इस नाटी किस्म के या उन्नत किस्म की बीज की खोज के लिए इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, शांति का बेटा नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यह बात ध्यान रखनी है, कृषि क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, इसीलिए 1970 का शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होंगी सभी बच्चों की। अब देखो भैया, दुनिया में हरित क्रांति तहलका मचा रही थी, उत्पादन को बढ़ा रही थी, भारत की भी नजर इस पे थी। भारत में MS स्वामीनाथन को श्रेय जाता है हरित क्रांति को प्रारंभ करने का। तो भारत में भी हाइब्रिड बीज बाहर से मंगाए गए जिनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा थी, और उन बीजों को प्रयोग के तौर पर पहले भारत के 7 राज्यों के 7 जिलों को सेलेक्ट करके बोया गया एज अ प्रैक्टिकल भी तो करेंगे, डायरेक्ट थोड़ी ना बो देंगे सभी देश में। तो बेटा प्रैक्टिकल के तौर पे पहले आपके 7 जिलों के, मतलब आपके 7 राज्यों के 7 जिलों का चयन किया गया, जिसे IADP प्रोग्राम कहा जाता है। तो भैया भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में भी बाहर से बीज मंगाए गए। तो यहां लिखोगे भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है। तो जनक बोले तो पिता कह लो, जिन्होंने भारत में शुरू कराने का श्रेय जाता है। तो कृषि वैज्ञानिक थे आपके, कृषि वैज्ञानिक जिनका नाम है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तो ये बात ध्यान रखना है, इन्हें भारत में कहा जाता है बेटा हरित क्रांति का जनक, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया। तो यहां तक सभी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, भारत में पहले क्या हुआ, भारत में बच्चों सर्वप्रथम HYV बीज को बोने के लिए प्रैक्टिकल किया जाना था। तो यहां लिखोगे भारत में HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, मैंने आपको बताया था ना उच्च क्वालिटी के बीज। तो भारत में HYV बीज जो अच्छी क्वालिटी के, उन्नत क्वालिटी के हाइब्रिड बीज थे जो विदेशों से मंगाए जा रहे थे, HYV बीज को
वर्ष वर्ष 1960 वर्ष 1960 में 7 राज्यों के 7 जिलों 7 राज्यों के 7 जिलों को 7 जिलों का चयन किया गया। यानी कि क्या किया गया भाई, डायरेक्ट हम पूरे देश में नहीं बोल सकते हैं, पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे कि किस क्षेत्र की जलवायु में अच्छी उत्पादकता दे रहे हैं, किस क्षेत्र की किस क्षेत्र की जलवायु में कम उत्पादकता है, कितनी उत्पादकता दे रहे हैं। तो भारत में बाहर से, विदेश से HYV सीड मंगाए गए और उन्हें प्रैक्टिकल के तौर पे वर्ष 1960 के समय में 7 राज्यों के 7 जिलों को सेलेक्ट करके उनमें इन्हें बोया गया और फिर देखा गया कि भाई ये बीज तो वास्तव में बहुत अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। तो भारत में इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा। फिर भारत में 1966-67 में ऑफिशियल तरीके से हरित क्रांति को लाया गया या लागू किया गया। यहां केवल प्रयोग चल रहा है, 7 राज्यों के 7 जिलों का चयन किया गया है। इसको एक नाम दिया गया, इसे IADP, इसे किस नाम से जानते हैं? 7 राज्यों के 7 जिलों का जो चयन हुआ, इसे बच्चे IADP बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो क्या कहा गया बच्चों इसे? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये पेपर में पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है ना भाई? कहने का मतलब क्या है, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे बोलते हैं एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम। क्या बोला जाता है हिंदी में? एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम। एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यह क्या था एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम? 7 राज्यों के 7 जिलों का चयन किया गया इन अच्छे बीजों को बोकर चेक करने के लिए कि भैया ये ठीक ठाक काम करते भी हैं या फिर वही पागल बना रहे हैं हमारा। तो इसे बोलते हैं IADP। तो आपसे पेपर में पूछेगा IADP इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1960 में। कई बार पेपर बना है ये प्रश्न, ठीक है ना? 1960 में। इसमें कौन कौन से जिलों का चयन किया गया? तो बच्चों लुधियाना जिला पंजाब का, ठीक है ना भाई? 7 जिले भी देख लें तो नंबर 1 इसमें आता है लुधियाना। लुधियाना जिला है बच्चों। लुधियाना कहां का? पंजाब का। तो इसीलिए कहा जाता है पहली साइट के रूप में पंजाब को ही सेलेक्ट किया गया था। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य से हुई, ऐसा बोलते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति पेपर में पूछे ना आपसे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत बच्चों कहां से हुई? पंजाब से हुई। ये कई बार प्रश्न बना है पेपर में। पंजाब से हुई। कहां से हुई बच्चों? पंजाब से हुई। पंजाब से स्टार्ट हुई थी भारत के अंदर हरित क्रांति। इसमें बच्चे अगर मैं बात करूं यहां आपसे, फिर दूसरे नंबर पे तो बच्चों एक अलीगढ़ भी जिला चयन किया गया। अलीगढ़ कहां का है? अलीगढ़ जिला यूपी का। अलीगढ़ जिला यूपी का। आपसे पूछ सकता है क्योंकि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो कि जो IADP प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें यूपी के किस जिले का चयन किया गया? अलीगढ़ का, ठीक है ना? एक तीसरा जिला था जिसका नाम है तंजावुर। तंजावुर कहां का है? तमिलनाडु का। TN का मतलब तमिलनाडु, लिख देना। एक बच्चे पश्चिम गोदावरी जिला था आंध्र प्रदेश का। क्या नाम है? पश्चिम गोदावरी जिला। तो हमें एक बार देख लेने हैं, आपसे पेपर में पूछ लेता है। पश्चिम गोदावरी जिला यानी कि बच्चे आंध्र प्रदेश का। तो ये आप कह सकते हो कि ये स्टार्टिंग फेज में प्रैक्टिकल के तौर पे इन जिलों में अच्छे बीजों को, उन्नत किस्म के, अच्छी वैरायटी के हाइब्रिड बीजों को यूज किया गया चेक करने के लिए। आगे एक रायपुर जिला है।
रायपुर जिला मध्य प्रदेश का, एमपी का रायपुर जिला इसमें चुना गया। ठीक है ना बच्चों। एक बच्चों शाहाबाद जिला है, शाहाबाद नंबर 6, शाहाबाद, शाहाबाद जिला है बच्चों आपका, शाहाबाद जिला कहां का, बिहार का। तो बिहार के शाहाबाद जिले को इसमें सेलेक्ट किया गया था। और सातवां और लास्ट 8 मतलब अंतिम पाली जिला है, पाली, पाली जिला है राजस्थान का, पाली जिला है बेटा राजस्थान का। तो ये इन 7 जिलों का इसमें चुनाव किया गया और इसमें ये हाइब्रिड बीज बोए गए और फिर देखा गया कि भैया वास्तव में ये बीज तो कमाल कर रहे हैं, अच्छे उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो फिर इसके बाद जब ये चीजें देख ली गई तो फिर हरित क्रांति को पूरे देश में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। तो वैसे अगर आपसे पूछे कि एकीकृत कृषि जिला कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, 1960 में, यह हरित क्रांति प्रयोग के तौर पे है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, यह प्रयोग सफल रहा, यह प्रयोग सफल रहा तथा 1966-67 में, यानी कि ये जो प्रैक्टिकल किया था ना, यह प्रयोग कैसा रहा, सफल, अच्छा उत्पादन मिला, यह प्रयोग सफल रहा, यानी कि सक्सेसफुल रहा, यह प्रयोग सफल रहा तथा 1966-67 में, तथा 1966-67 में हरित क्रांति को, 1966-67 में हरित क्रांति को औपचारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक रूप से भारत में लागू किया गया। तो हरित क्रांति ऑफिशियल कब लागू हुई थी, 1966-67 में भारत में लागू किया गया। तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। औपचारिक रूप से हरित क्रांति कब लागू हुई थी, 1966-67 में। हरित क्रांति आपका टॉपिक दिया गया है, तो आपको इसके विषय में जो जानकारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो जरूर ध्यान रखनी है। और भारत में हरित क्रांति को लागू करने का श्रेय जो जाता है वो कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को जाता है। अब हरित क्रांति के मैं चरणों की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसके 3 चरण हैं, इसके 3 चरण हैं, खाली वैसे ही लिख देना है शॉर्ट में आपको कि कौन कौन से चरण रहे हैं। एक पहला चरण जब हरित क्रांति लागू की गई बेटा, पहला चरण था इसका 1966 से लेके 72 तक, ठीक है ना। फिर इसका दूसरा चरण लाया गया, सेकंड यानी कि दूसरा वाला चरण, दूसरा चरण था बेटा इसका 1972 से लेके 1980 तक। और इसका जो तीसरा फेज था, तीसरा चरण था, वो था 1981 से लेके 1990 तक। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, इनके चरणों के अंदर हमें कोई काम नहीं करना है, जितना मैं बता रहा हूं वो मोर देन इनफ है, इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों हरित क्रांति के अंदर क्या केवल अच्छे बीज डालने से खेत में उत्पादन बढ़ गया या फिर और भी कोई काम किया गया, तो बेटा हरित क्रांति की क्या क्या विशेषताएं थी, हमने और क्या क्या काम किए थे। हरित क्रांति की विशेषताएं, हरित क्रांति के क्या क्या फीचर्स थे, हरित क्रांति की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं रहीं, क्या क्या काम किए गए हरित क्रांति के दौरान। केवल और केवल बीज अच्छे डालने से उत्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में ना तो सिंचाई की सुविधाएं थी, ना अच्छे तकनीकी उपकरण थे, ना भारत में कीटनाशक थे, ना उर्वरक थे, बहुत सारी चीजों का अभाव था। और ना ही बहुफसली कार्यक्रमों का जानकारी थी किसानों को कि अलग अलग फसल बोकर भी हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो केवल और केवल बीज खेत में अच्छे डालने से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी और चीजों में भी सुधार करना पड़ा। पहला काम क्या था, HYV जो बीज हैं आपके अच्छी क्वालिटी वाले, HYV बीज का प्रयोग, HYV बीज का प्रयोग किया गया, यानी कि उन्नत किस्म के हाइब्रिड वैरायटी के बीज का प्रयोग हरित क्रांति के दौरान किया गया। बात समझ में आ रही है। और क्या किया गया बच्चों, उर्वरक तथा कीटनाशकों का उपयोग किया गया। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक जो फैक्ट्री में बनते हैं, एक जैविक खाद होता है। उर्वरक तथा कीटनाशकों का उपयोग हुआ, कीटनाशकों का उपयोग किया गया,
यानी कि भैया फैक्ट्रियों के अंदर उर्वरक बनाए जाने लगे, कीड़ों को मारने की दवाई बनने लगी, जिससे कि फसल को कम खतरा पहुंचे। ठीक है ना। साथ के साथ बच्चों यहां नंबर 3 सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार हुआ। यानी कि हमें भैया खेत में बीज डाल दो, खाद डाल दो, काम नहीं चलेगा, पानी भी चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं का विकास करना पड़ा। सिंचाई परियोजनाओं को डेवलप किया गया, विकास किया गया। इसमें हमने क्या किया, नहरें निकाली, ठीक है ना, बांध बनाए, बच्चों कुओं और नलकूप से सिंचाई की आधुनिक तकनीक खोजी, कुओं तथा नलकूप से सिंचाई को बढ़ावा दिया, कुओं और नलकूप द्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया गया, जिससे कि ज्यादा हम जमीन को सिंचित कर सकें। सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल अच्छे बीजों से आपका फसल उत्पादन नहीं बढ़ेगा, यह चीज निश्चित है। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, और क्या क्या किया गया बच्चों, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया गया। आपने देखते हैं ना आज नए नए रूटावेटर हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रल है, बहुत सारे उपकरण आते हैं। तो आधुनिक यानी कि तकनीकी विकास भी किया गया, आधुनिक ज्यादा काम हो सके, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया गया। उपकरणों का उपयोग, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग किया गया। तो केवल और केवल जो देश में उत्पादन बढ़ा खाद्यान्न का, वो केवल बेटा ऐसे ही नहीं बढ़ गया, उसके कई सारे और भी कारण थे। ठीक है ना भाई। यहां बहुफसली कार्यक्रम स्टार्ट किए गए, यानी कि एक साथ कई सारे फसल बोना। बहुफसली कार्यक्रम शुरू किए गए। बहुफसली कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पूछेगा आपसे कि कौन कौन सी चीजें हरित क्रांति के दौरान हुई हैं, नहीं हुई हैं। एक ऑप्शन दे देगा, सड़कों का निर्माण हुआ। अबे सड़क थोड़ी बनेंगी, हमें उत्पादन अनाज का बढ़ाना है। ठीक है ना। साथ के साथ किस मिट्टी में किस पोषक तत्वों की कमी है, इसके लिए बच्चों मृदा परीक्षण पर ध्यान दिया गया, जोर दिया गया। हम मिट्टी को टेस्ट करेंगे, कहां की मिट्टी में क्या कमी है। मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया। मिट्टी की टेस्ट, जैसे कि आपका हेल्थ टेस्ट होता है ना, ऐसे मिट्टी का टेस्ट होता है। मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया कि भैया मृदा का परीक्षण भी करना है। मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया, मिट्टी का टेस्ट करेंगे किन पोषक तत्वों की इसमें कमी है। ठीक है ना भाई। साथ के साथ खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था की गई। अब मान लो ज्यादा अनाज उत्पादन होगा तो अनाज खराब हो जाएगा, तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों का अनाज खरीदती है और उसे गोदामों में स्टोर कर लेती है। आपने देखी होंगी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनी रहती है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं एफसीआई के, उसमें खाद्यान्न भंडारण या खाद्यान्न भंडारण गृह बनाए गए, गोदाम भी कह सकते हो आप। अब मान लो किसान कोई फसल बो रहा है, वो बेचारा डर के मारे ना बोए, क्या पता मेरी फसल बिके ना बिके, तो मैंने आपको बताया था ना एमएसपी की भी व्यवस्था की गई। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले ही पढ़ा चुका हूं 1965 में। सीएसीपी एमएसपी की सिफारिश करता है। एमएसपी का प्रावधान किया गया। एमएसपी के प्रावधान से क्या होगा, यानी कि किसान निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है ना, कि भाई हम कोई भी फसल बोए सरकार खरीद ही लेगी। एमएसपी का प्रावधान किया गया। तो ये सभी चीजें किसके दौरान की गई, हरित क्रांति के दौरान। केवल अच्छे बीज का उपयोग करने से बेटा हरित क्रांति नहीं आई, उत्पादन नहीं बढ़ा। तो कृषि के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, सिंचाई की व्यवस्थाओं का विस्तार करना, नए और उन्नत क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करना, कृषि उपकरणों का, कीटनाशक, उर्वरक, यहां एमएसपी की व्यवस्था, बहुफसली कार्यक्रम, ये सभी चीजें हरित क्रांति के दौरान लाई गई,
जिनके माध्यम से यानी कि बच्चों कृषि के सेक्टर में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था। और भी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि बच्चों मतलब आपका ऋण की सुविधाएं किसानों को दी जाने लगी। आप देखते हो ना केसीसी प्रोग्राम चला आपका, और भी कई सारी चीजें कि सस्ते ब्याज पर किसानों को ऋण मिल सके, जिससे कि वो अपने खेत में अच्छे बीज डाल सकें, बच्चों सिंचाई की सुविधाएं पैदा कर सकें। आज भी किसानों के लिए सरकार बेटा बहुत सस्ते रेटों पर बहुत सारी चीजें देती है। ये बेटा जो आपके कीटनाशक और उर्वरक होते हैं, अब डाई का कट्टा है उस पर सरकार सब्सिडी देती है किसानों के लिए। वो बनता महंगा है लेकिन फिर भी सस्ता मिलता है, किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्योंकि आपको पता है भारत में जवान और किसान दो चीजें भारत की नींव हैं, जड़ हैं, आप सभी जानते हैं। अब देखो इन सभी कामों के करने से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा, जैसे हरित क्रांति कहते हैं। अब हरित क्रांति ने देश में सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के आपके सामने प्रश्न खड़े करती है। तो हरित क्रांति से बेटा फायदा भी हुआ है और नुकसान भी। तो हरित क्रांति के परिणाम क्या रहे हैं, इस चीज के ऊपर क्या रिजल्ट निकला हरित क्रांति से, तो यहां लिखोगे हरित क्रांति के परिणाम। बेटा परिणाम, हमने हरित क्रांति देश में लॉन्च की, हमने कृषि के क्षेत्र में सुधार किए जिसके कारण उत्पादन बढ़ा, तो बेटा हमें परिणाम मिला, रिजल्ट मिला। अब रिजल्ट किसी भी चीज के दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव सकारात्मक, और एक बेटा रिजल्ट होते हैं आपके नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। कहां प्यारे बच्चों, यानी कि हरित क्रांति के दौरान। बात समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहां दोनों प्रकार के रिजल्ट देखने को मिले तो कैसे सकारात्मक रिजल्ट थे, खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, यानी कि बेटा अनाज का उत्पादन बढ़ा और देश आत्मनिर्भर बन गया। अब हमें किसी से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं थी, हरित क्रांति के बाद ऐसा हुआ। तो भैया हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या था, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कि हमारे फूड ग्रेन्स यानी कि हम अनाज खूब सारा उत्पादित करने लगे। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। बात क्लियर। और खाद्यान्न उत्पादन में भी सर्वाधिक वृद्धि जो देखी गई, सर्वाधिक वृद्धि बेटा जो हुई थी वो गेहूं की फसल में, यानी कि गेहूं का उत्पादन सबसे तीव्र बढ़ा था। और गेहूं के बाद दूसरे नंबर पर चावल के प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को मिली, लेकिन अन्य फसलों में यह वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। और अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहां खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा इसका कि जो दालें हैं, दलहन, पहले दालों का उत्पादन जो ज्यादा होता था, दालों के उत्पादन में कमी हुई, यानी कि दलहन के उत्पादन में कमी हुई थी। पहले दालें ज्यादा बोई जाती थी, चना, अरहर, ये सभी चीजें। दलहन का उत्पादन कम हुआ था, ये नकारात्मक प्रभाव है। दलहन का उत्पादन क्या हुआ बेटा, कम हुआ, दलहन का उत्पादन कम हुआ। पेपर में आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा हरित क्रांति के फलस्वरूप सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस फसल में देखने को मिलता है, तो गेहूं की फसल में उत्पादन में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। बात समझ में आ रही है। दालों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी कि इनका उत्पादन घट गया, पहले दाल ज्यादा बोई जाती थी। अब देखो सकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो गांव में जो लोग रहते हैं तो ग्रामीण स्तर में ग्रामीण लोगों की, किसानों की आय में वृद्धि हुई। अब भैया किसान जो होंगे उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है, अब बेटा उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों की आय में वृद्धि हुई हरित क्रांति के फलस्वरूप। किसानों की आय में क्या हुई बच्चों, वृद्धि, क्योंकि भैया ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं किसान, ये भी फायदा हुआ। ठीक है ना भाई। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया, हमें फिर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो भैया खाद्यान्न उत्पादन में हम क्या हो गए, खाद्यान्न उत्पादन में ग्रेन्स, अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई, हम खुद पर डिपेंड करने लगे। खाद्यान्न के उत्पादन में हम क्या हो गए बच्चों, आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर का मतलब बच्चा खुद पे ही डिपेंड करने लगे, अब दूसरे देश से मंगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बेटा इससे क्या फायदा होगा, हमारा जो पैसा अनाज मंगाने में खर्च होता था अब हम उस पैसे को दूसरे चीजों के विकास में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
साथ के साथ जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों को काम भी मिलने लगा। तो इसका मतलब बेटा इससे रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि रोजगार में भी क्या हुई बच्चों, रोजगार में भी वृद्धि हुई, लोगों को काम भी मिलने लगा, क्योंकि भैया फसल अच्छी होगी तो लोग काम भी करेंगे, मजदूरों को अच्छा यहां पर काम में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये एक मेजर पॉइंट बताए हैं जो काम की चीजें, किसानों की आय बढ़ी, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा वृद्धि गेहूं के उत्पादन में हुई, चावल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई। तो ये सभी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब बेटा नकारात्मक पक्ष अगर मैं देखूं यहां आपसे, ठीक है ना भाई, तो जो बड़े किसान थे, बड़े किसान मतलब जिन पर ज्यादा खेत था। अब कुछ किसान ऐसे होते हैं जिन पर बेटा खेत बड़ा थोड़ा होता है, तो जो छोटे खेत वाले किसान थे उनके साथ तो समस्या है भाई, उनका उत्पादन कहां बढ़ा, क्योंकि खेत ही नहीं है। तो जो छोटे किसान और भूमिहीन किसान थे वो बेटा फिर भी गरीब के गरीब ही रहे, बड़े और मध्यम वर्ग के किसानों को इससे लाभ मिला। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा, लघु किसानों को, लघु छोटे और भूमिहीन किसानों को इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मजदूर के मजदूर ही रहे, उन पे खेती नहीं है या फिर छोटा सा टुकड़ा है खेत का। ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है इसमें, यानी कि हरित क्रांति से, ग्रीन रेवोल्यूशन, GR भी बोल देते हैं इसे, ग्रीन रेवोल्यूशन से बड़े व मध्यम किसानों को, बड़े तथा मध्यम किसानों को लाभ हुआ, किसानों को लाभ हुआ। ठीक है ना, इनका उत्पादन बढ़ा, इनकी फसलें बढ़ी, जबकि लघु, लघु का मतलब छोटे, लघु तथा भूमिहीनों को, जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीनों को नुकसान हुआ। समझ रहे हो ना। तो ये भी जिनके पास जमीन ही नहीं है बच्चों, उनके क्या होगा, नुकसान हुआ। एक एक बात आपकी समझ में आ रही होगी। हरित क्रांति आप इतने अच्छे से शायद पहली बार ही समझ रहे हो, तो यहां आपने चीजों को समझा। यहां क्या हुआ बेटा, अमीर, और देखो पहले शहरों में होती थी अमीरी गरीबी, गांव से तुलना करते थे। अब यहां जो बड़े किसान थे वो प्यारे बच्चों पैसे वाले होते गए, जिससे कि छोटे किसान या जो भूमिहीन किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके बीच और अमीर किसानों के बीच गांव में भी अब अमीरी और गरीबी की खाई खिंच गई। तो यहां ध्यान रखना है, अमीर व गरीबी के बीच क्या हो गई, खाई पैदा हो गई। इससे अमीर तथा गरीब किसानों के बीच, गरीब किसानों के बीच, अमीर तथा गरीब किसानों के बीच, गरीब किसानों के बीच हरित क्रांति ने क्या किया, खाई का काम किया। खाई बन गई भैया, तुम पैसे वाले, हम कमजोर किसान, जमीन नहीं है। पहले तो उत्पादन ना बड़े को हो रहा है ना छोटे को हो रहा है, तो दोनों गरीब गरीब खेल रहे हैं। ठीक है ना भाई। इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा। ठीक है ना भाई, क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय समस्या पैदा हुई, क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय संतुलन में वृद्धि से क्या मतलब है, यानी कि ऐसा है कुछ राज्यों के अंदर तो हरित क्रांति से बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ गया और उन राज्यों को बहुत फायदा हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिला। जैसे कि बच्चों हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को हुआ। तो बच्चों पंजाब की बात जहां आती है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा या मैं बात करूं यूपी, उत्तर प्रदेश को ग्रीन रेवोल्यूशन से अधिक विकास हुआ या अधिक लाभ मिला, यानी कि इनमें उत्पादन ज्यादा बढ़ा। ठीक है ना भाई। लाइक मैं दक्षिण भारत की बात करूं या फिर बिहार राज्य की बात करूं, पश्चिम बंगाल की बात करूं, ये राज्य कम विकसित हो पाए, इनमें फसलों का उत्पादन कम बढ़ पाया, जिससे कि राज्यों में क्षेत्रीय असमानता पैदा हो गई कि भाई कुछ राज्यों को ज्यादा फायदा और कुछ राज्यों को कम फायदा। तो इन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ, इसीलिए क्षेत्रीय असंतुलन। ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति ने पूरे भारत में समान रूप से उत्पादन को बढ़ाया, तो क्षेत्रीय असंतुलन हरित क्रांति द्वारा पैदा किया गया एक कारण है, यानी कि एक चीज है जो आपको समझनी है।
आगे बात करें प्यारे बच्चों, ये हरित क्रांति सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाई, यानी कि सभी फसलों के लिए नहीं रह पाई या सभी फसलों का उत्पादन इससे नहीं बढ़ा। तो ये गेहूं और चावल तक ही सीमित रही। गेहूं और चावल या फिर धान कह सकते हो तक सीमित रही, ठीक है ना। इससे आगे इसने और बाकी की जो फसल थी बेटा उनमें प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं कर पाई। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये कहां तक सीमित रही, गेहूं और चावलों तक ही सीमित रही। ये भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। अब बेटा और भी गन्ना भी है और भी बहुत सारी जौ भी है, जई भी है, और भी कई सारी फसलें जो किसान बोते हैं, तो उनमें कोई खास फायदा प्रोडक्शन में नहीं हुआ। ये गेहूं और चावल तक ही सिमट कर रह गई। अब जैसे ही मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ, आपको पता है मशीनें लाई गई, नए आधुनिक उपकरण, जो किसान पहले 4 या 6 किसान मिलकर करते थे काम पूरे दिन में, उतना काम एक मशीन कर रही है। तो लोगों की नौकरी चली गई, यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई। मशीनों से क्या हुआ बेटा, मशीनों के उपयोग से बेरोजगारी में वृद्धि हुई। इसमें बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि आधुनिक कृषि उपकरण यूज होने लगे हैं। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जब खेत में आप उर्वरक डालते हो, क्योंकि उर्वरकों का और कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा था, उर्वरकों के उपयोग से मृदा, यानी कि हमारी मृदा बंजर होने लगी। आप जानते हैं ना, ज्यादा उर्वरक डालते हो, और खाद एक होता है, खाद जो आप बनाते हैं गोबर से, वो खाद अच्छा होता है, जैविक खाद। जबकि उर्वरक जो है वो मृदा को बंजर, बैरेज बना देते हैं, यानी कि मृदा की उर्वरता में कमी हो गई। मृदा की बेटा उर्वरता में क्या हो गई, उर्वरता में कमी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। साथ के साथ प्यारे बच्चों मिट्टी की क्षरण क्षमता बढ़ गई। क्षरण का मतलब बेटा मिट्टी की लवणीयता बढ़ी, मिट्टी का इरोजन होने लगा, ठीक है ना। तो ये भी हरित क्रांति के कारण ही हुआ। हालांकि जो काम की चीजें हैं वो मैंने ऊपर सारी आपको बता दी हैं। तो क्या क्या चीजें, क्षेत्रीय संतुलन पैदा हो गया, अमीर गरीब किसानों के बीच खाई बन गई, छोटे किसानों को नुकसान हुआ, बड़े किसानों को फायदा हुआ, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया। किसके कारण, हरित क्रांति के कारण। तो ये था पूरा टॉपिक आपका हरित क्रांति का। आगे कल की क्लास में मैं अगला टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हरित क्रांति कहां से स्टार्ट हुई, मैक्सिको से। वहां पर एक HYV सीड्स, हाई क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के हाइब्रिड बीज को डिस्कवर किया गया नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, जिसमें विलियम गॉड साहब ने इसको हरित क्रांति नाम दिया। भारत में इसे शुरू करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। 1960 के दौरान IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 राज्यों के 7 जिलों का चयन किया गया। भारत में हरित क्रांति पंजाब से स्टार्ट हुई और प्यारे बच्चों फिर देश में अलग अलग जगह, पूरे देश में ऑफिशियली 1966-67 में हरित क्रांति को लागू किया गया। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको डिस्कस की हैं, ये इतना ही टॉपिक है आपका। आगे मैं अगली क्लास में बाकी की इकोनॉमिक्स की चीजों को आपको डिस्कस करूंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। थैंक यू साथियों।